अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शासिब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है, रोज़ाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज 5 माह बाद एक दिन में नए केसेस का नया रिकॉर्ड बना है। 3500 के करीब केसेस सामने आए, 39 अमवात हुई। केसेस की शरह में इजाफा भी सामने आया, लेकिन जहां पर हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर तनकीद के बावजूद कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली सियासी मुहाजराई का शिकार होती नजर आ रही है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त भी दी गई कि अदालत बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाए, इज्तिमात पर पाबंदी आयद करे। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ हुकूमत और सियासी क़यादत समेत अवाम की गैर संजीदगी पर भी अहम सवालात उठाए हैं। समात के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो हुक्म दिया, अगर एग्जेक्टिव इस पर अमल नहीं करा पा रही तो ये एग्जेक्टिव पर है। पार्लियामेंट मौजूद है, एग्जेक्टिव मौजूद है, सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो अदालत मुदाखलत क्यों करे? अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा और सियासत में सब मशगूल हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें? चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमारी आम पब्लिक भी एसओपीज पर अमल नहीं कर रही, सबसे ज्यादा गरीब इससे मुतासिर होगा। पार्लियामेंट खामोश है, एग्जेक्टिव भी अमल नहीं करा रही, शहरी भी नहीं कर रहे, तो फिर हम गैर जरूरी मुदाखलत क्यों करें? अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में कोरोना की वबा में बेपनाह इजाफा हुआ है और इससे बचाव के लिए हर शहरी, सिविल सोसाइटी, सियासी क़यादत और इदारों को किरदार अदा करना होगा। बहरान के वक्त में पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि कौम को रास्ता दिखाए। हिस्ब इख्तिदार और हिस्ब इख्तिलाफ दोनों से उम्मीद है कि वो कौम को मुश्किल वक्त में यकजा करेंगे। पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव फाल किरदार अदा करते हुए अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन जब एग्जेक्टिव अथॉरिटी अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फैसले बेमानी हो जाते हैं। अगर पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और सियासी क़यादत ने सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर कौम को ऐसे वक्त में इकट्ठा ना करने का इरादा कर लिया है तो अदालत की जानिब से किसी किस्म के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और कौमी बहरानों से निमटना पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव का काम है, ना कि अदलिया का। हुकूमत खामोश, सियासी क़यादत गैर संजीदा और अवाम की बेहतियाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रवैये पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ऐसे में पीडीएम के लाहौर जलसे पर बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से यह पॉलिसी नजर आ रही है कि अपोजिशन को जलसा करने दिया जाए और मुल्तान जलसे की तरह रुकावटें ना डाली जाएं। अब सवाल यह है कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे? अदालत के सवालात पर हुकूमत और अपोजिशन का जवाब क्या होगा? इस पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद और रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज अदालती फैसले में पीडीएम जलसों के हवाले से ऐवान की जिम्मेदारी को बहुत बड़ा सवालिया निशान उस पर खड़ा किया गया है और ऐवान में ज़ाहिर सर आप जानते हैं कि हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की नाकामी को भी सवाल किया गया है कि अदालती फैसलों पर इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं करवा पा रही और इस पर सियासत हो रही है। तो सर, आपके दौरे हुकूमत में अपोजिशन, पीडीएम जमातें क्या ये कानून से बालातर हैं जो ये जलसे कर रही हैं? लाहौर जलसा भी ऐलान किया हुआ इन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और हमेशा मानते हैं। ठीक है। जहां इंतज़ामी आपने उसकी बात की, अब मुल्तान में हमने जो इंतज़ामिया ने कोशिश की, उसके बाद अपोजिशन इस हद तक हठधर्मी पे उतरी आई हुई है कि उसने जो हरकतें की उसकी वजह से अगर रुकावट को मज़ीद बढ़ाया जाता तो बहुत ज़्यादा तसादुम की तरफ बात जा रही थी और वो भी हम नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत गलत होना था। शहरियों की जानो माल और उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए इस नहज पे पहुंच गई कि उसने उसकी भी फ़िक्र ना की और वो चाहते थे कि तसादुम हो, टकराव हो। वो रास्ता लेना था या फिर एक पीसफुल रास्ता लेना था। तो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने तरजीह दी पीसफुल रास्ते को और उनको इजाज़त दे दी
उनकी रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की। अगर दूसरी सूरत हाल में, जैसे कि मैं पहले अर्ज किया, जी। कि अगर बिल्कुल ही रोकने की तरफ जाएं और रुकावटें एडमिनिस्ट्रेटिवली वो मेजर्स लिए जाएं, तो अपोजिशन उसके बाद जो हंगामा आराई करती है, लोगों को जगह जगह इकट्ठे करती है, उससे ज़्यादा ख़तरा था। इसलिए ये चीज़ की गई। हम बारहा दफ़ा उनको समझा चुके हैं, बुला चुके हैं। कोरोना जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके अंदर उनको 2 दफ़ा हमने दावत दी है कि आए बैठें। वो ना अदालती फ़ैसले को मान रहे हैं, ना ही वो शहरियों की जान जो है उसकी कोई परवाह कर रहे हैं, और साथ ही में वो जो पाकिस्तान की एक इकॉनमी की जो सूरत हाल है, जो ग्रो कर रही है जी। तेज़ी से, पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई, लेकिन पाकिस्तान जो है कोरोना से निकल के इकॉनमी आगे जा रही है, उसकी भी वो परवाह नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक चीज़ की परवाह कर रहे हैं, और वो ये बिल्कुल, है क्योंकि कि आप उनकी जिक्र कर रहे हैं करप्शन। कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए मुज़ाकरात के लिए आपके साथ। अब ऑपोजिशन का नैरेटिव इसमें ये है, हमारी गुज़श्ता रोज़ मुसद्दिक मलिक साहब से भी बात हुई थी, दीगर ऑपोजिशन रहनुमा भी ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात क्यों करें, जब मुज़ाकरात की तरफ जाने से पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं और एनआरओ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ामात लगाने का कहा जाता है ऑपोजिशन की तरफ से। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, वाक़तन यही इल्ज़ाम डेडलॉक बने हुए मुज़ाकरात में? हरगिज़ नहीं। देखिए, बात इल्ज़ाम की नहीं है। हमने जब भी इनसे नशिस्त की है, चाहे वो फैटिफ के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो, ये लाते ही वो चीज़ हैं कि जी आप हमारी ये बात मानेंगे तब हम आगे चलेंगे। ठीक है। ये कहें ना, ये कह दें कि जी हम उस चीज़ को साइड पे रखते हैं। वो चीज़ क्या है? वो वही है 34 अमेंडमेंट्स जो उन्होंने प्रपोज़ की हैं नैब के कानून में। और उसके अलावा तो वो बात ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बस इमरान खान साहब हमारी करप्शन के, जो हमारे बड़ों की करप्शन है, जो लीडरशिप इनकी है, जो करप्शन की हुई है, उसमें डील कर दें कि वो केसेस खत्म कर तो दें। मुसद्दिक मलिक साहब ने इसके ये अलावा पेशकश तो वो की थी कि अगर हमारी इस सारी गुफ्तगू को, मुज़ाकरात को, डिस्कशन को कैमरा के जरिए आवाम के सामने पेश करने पर हुकूमत राजी हो जाए, ताकि सबको पता चल जाए कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, तो फिर हम शायद अपने मुज़ाकरात करने के फैसले को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या ये पेशकश गवर्नमेंट कबूल करेगी? सो बिस्मिल्लाह। हम इन्हें कहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आएँ, बैठ के बात करते हैं। हम इन्हें कहते हैं कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर आएँ, बैठ के बात करते हैं। बाकी पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं उन पे आएँ, बैठ के बात करते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी है वो लाइव टेलीविज़न पे जाए कमेटी की कार्रवाई, वो भी हम मानने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन ये चाहते नहीं हैं। असल में ये चाहते वही हैं, वो जो नैब के कानून के अंदर जो 34 शिकें हैं, वो तब्दील करवाना चाहते हैं। और उसके अलावा हम रेडी हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। वो फैसल जो जावेद साहब, करप्शन से इनको नैब का भी जिक्र आप कर रहे हैं, इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक ग्रैंड नैरेटिव था, एहतसाब का था, और इसी नैरेटिव की बुनियाद पे सर आप लोगों ने अपनी मूवमेंट चलाई, इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल की और नैब ने भी कार्रवाइयाँ की। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो आपके अपने वुज़रा हैं, उनकी जानिब से भी गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान नैब की कारकर्दगी पर शकुक व शुबहात या फिर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस उमरता बिंदयाल साहब ने भी ये कहा है कि नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे, हरासा ना करे। तो सर आपका ये एहतसाब का बयानिया आज 2.5 साल गुजरने के बाद कहाँ खड़ा है? कितनी रिकवरियां की गई हैं अवाम की लूटी हुई दौलत की? कितने लोगों को सजा दिलवाई गई है जिन्होंने अवाम की जो अमानत है उसमें खयानत की? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा इलेक्शन के अंदर जो नारा था, या जिस पे लोगों ने बैक किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो अकाउंटेबिलिटी था। और अकाउंटेबिलिटी, और जो पाकिस्तान के साथ माजी की हुकूमतों ने किया है, मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो आपके सामने है। इनकी अरबों रुपए की बाहर जायदादें हैं। इन्होंने यहाँ पे करप्शन की है, इन्होंने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन्होंने क्या नहीं किया यहाँ पर, ठीक है जी। और इनकी जायदादें बाहर जो हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये अरबपति, और इन्होंने सारा पैसा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, जो बाहर मेफेयर, जो लंदन की सबसे महंगी जगह है और लंदन दुनिया की सबसे महंगी जगह है, वहाँ पर मरियम नवाज जो बेनिफिशियल ओनर है, मालिका है उन फ्लैट्स की,
वो वहां पे फैसल मौजूद जावेद है। साहब, ये और सारे फैक्ट्स जी बजा जी हैं, कोर्ट की रूलिंग भी हमारे सामने है, कहां कहां किसने पैसा जी छुपाया, कहां सरमायाकारी की, किस तरह से हासिल किया, ये सब सामने है। जरूरी सर इस वक्त क्या है? क्या रिकवरी जरूरी है? अगर वो जरूरी है तो वो तो अभी तक सामने नहीं आ रही, या फिर इसी चीज की बैशिंग जरूरी है कि इन्होंने माजी में ये किया, ये करते आए? वो तो सर अब प्रीटी मच क्लियर है, सबके सामने नहीं है। देखिए, रिकवरीज के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की, जो पंजाब की जो हुकूमत है, अगर आप देखें 25 बिलियन रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 25 बिलियन उन्होंने रिकवर करके मुल्की खजाने में डाले। 25 अरब 25 अरब रुपए ठीक है। ये पंजाब हुकूमत ने किया है। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर इस पे आप बात नहीं करना चाहें या हाईलाइट ना करना चाहें वो अलग बात है। लेकिन इसके साथ साथ एसेट्स रिकवरी यूनिट तेजी से काम कर रहा है। जो बैरून मुल्क जदादे हैं, जो ऑफशोर कंपनीज में या सेफ हेवन्स में हैं, उसके लिए भी तेजी से काम हो रहा है फैसल कि जावेद साहब, ये जो कानूनी 25 चाराजोई अरब की जरूरी होती है। रिकवरीज का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें जी से ज्यादातर तो वो हैं जो प्री बार्गेन के तहत की गए हैं। इसमें से वो शेयर कितना है जो कि इन माजी के हुक्मरानों पर जो हुकूमत की जानिब से इल्जाम लगाए गए या जो उनके जो केसेस चल रहे हैं उसमें से रिकवरीज का शेयर कितना है सर? नहीं, ये मैं प्री बार्गेन की बात नहीं कर रहा सर। ये 25 बिलियन सीधा सीधा रिकवरी की है पंजाब हुकूमत ने। पंजाब की आप इसमें डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं पंजाब में, आपको वो डिटेल दे सकते हैं इसकी सारी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो ऑफशोर कंपनीज या सेफ हेवन्स में जो पैसा होता है, बाहर मुल्कों में जो रखा जाता है, जो आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर जो पैसा बाहर गया है, उस हवाले से भी पेशरफ्त है कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसमें आपको म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं जिन्होंने इस बात को कई इंटरनेशनल फोरम्स पे यूएन में भी उठाया है कि ठीक है। जी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्क अपने बैंकों में पैसे लेके चले जाते हैं, रखते हैं, और ये जो माफिया होता है ये पर आके हुकूमत करके यहाँ से लूट मार करके वहाँ पैसे अपने पार तो करता है। फैसल जावेद साहब, उसके लिए यहाँ पर जाहिर आपसे है ये जानना चाहेंगे सर, कि आपको मुशीर मैं खजाना एक्सप्लेन कर रहा हूँ हफीज शेख जी साहब को नैब कराची ने आज दूसरा नोटिस जारी किया है। साबका अदवार में गैर कानूनी अदायगियों पर नैब ने उन्हें तलब किया था, 1 दिसंबर को पेश नहीं हुए थे। आज उन्हें दूसरा नोटिस नैब ने जारी किया है। तो सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर क्या उनको भेजेंगे नैब में ताकि वो वहाँ से क्लियर होकर दोबारा वापस आए और अपने पोर्टफोलियो पर काम करें? सर देखिए, हमारी हुकूमत ने, ये पहली हुकूमत है जिसने, इमरान खान साहब ने, हमारे 20 एमपीएस थे जिनको करप्शन के ऊपर फारिग ठीक किया है। इलेक्शन के बिल्कुल करीब। उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी। हमारे पंजाब हुकूमत में हमारे सीनियर वजीर हैं अब्दुल अलीम खान, जी। उनके ऊपर जब हुआ तो वो नैब की कस्टडी में भी रही और वजारत छोड़ी उन्होंने, नैब की कस्टडी में रहे, वजारत भी छोड़ी। आजम स्वाति ने वजारत छोड़ी, पेश हुए। बाबर अवान साहब ने इस्तीफा दिया। हमारे यहाँ तो सिप्तान खान हमारे एक और वजीर हैं, जी। उन्होंने वजारत छोड़ी और कस्टडी में रहे, पेश हुए। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है कि हम जो हैं मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। हमारे यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी इज अक्रॉस द बोर्ड, और अपने आप से शुरू करते हैं। तो इमरान हफीज खान शेख साहब पेश साहब होंगे? प्राइम मिनिस्टर जी, हफीज शेख साहब देखिए, जाएंगे जो यानी भी नैब? कानूनी तकाजे होंगे वो पूरे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं इस सिलसिले में, ऐसी बात नहीं है। उनकी तरफ क्या है, उधर आप छोड़ दें, जब वो गवर्नमेंट में थे वो तो आप छोड़ ही देना, वो तो ढीठ बन के बैठे हुए। किसी एक ने इस्तीफा दिए कभी दिए? उल्टा वो अदालतों पे हमले करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की है, उन्होंने नैब के बाहर जाके, आपने देखा था, ठीक कोर्ट है। के अंदर हमला किया, उन्होंने सारी चीजें की, और वो मफरूर इश्तिहारी हैं आज। के बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब ने हमें वक्त दिया और इस सारी सूरत हाल पर आपने हमें तफसीली मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन, इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर। सर, सबसे पहले तो यही जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पीडीएम जलसे कर रही है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल को भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। अब गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम पाबंदी तो नहीं लगाएंगे लाहौर जलसे पर, लेकिन अगर तो खिलाफ वर्जी हो रही है अदालती फैसले की तो केसेस तो बनेंगे। अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सर ये वाजे कर दिया है कि अदालती हुक्म पर इंतजामिया अमल दरामद नहीं करवा रही, तो हुकूमत अपोजिशन दोनों जिम्मेदार हैं। तो सर, लाहौर जलसा क्या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगा?
ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुकूमत खुद कर रही है, जब वो करोड़ों पाकिस्तानियों को सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे मुल्क में ये इजाजत दे रही है कि वो मंडियों में जाएं, बाजारों में जाएं, मज़ारों पर जाएं, मस्जिदों पर में जाएं, ब्यूटी पार्लरों में जाएं, शादियों पर जाएं। तो जब पूरे पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानियों को ये तमाम एक्टिविटी जरूरी समझकर करने की इजाजत है, तो फिर अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करना और हुकूमत की जो गरीब दुश्मन पॉलिसियां हैं, माफिया सरपरस्त पॉलिसियां हैं, उन पर एहतजाज करना भी जरूरी है। तो ये एक्चुअली एक सियासी फैसला नहीं है, ये एक साइंटिफिक जजमेंट करनी है कि कोरोना अगर तो इतना संजीदा है कि पाकिस्तानियों को गलियों में जाने से रोका जाए, तो फिर तमाम गलियों में इसका इतलाक होना चाहिए। यहां तो यूं लगता है कि पंजाब पुलिस और कोरोना उधर ही जाते हैं जहां पीडीएम की जलसा कर रहा होता है। 16 अक्टूबर तक गुजरांवाला में थे, बड़े हमारे ऊपर पर्चे भी दिए गए, हमारे कारकुनों को हरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन जैसे ही 16 का जलसा हो गया, कोरोना भी यहां से चला गया और पंजाब पुलिस भी गलियों से गायब हो गई। तो ये एक सियासी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी अभी भी इस्तदा है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि कोरोना इतना संजीदा है, उसमें मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन रेट इतना है, तो फिर वो करोड़ों पाकिस्तानी सिर्फ लाहौर में नहीं, हर पूरे मुल्क में अपने अपने काम पर जा रहे हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत को एक्शन करना चाहिए। और एक चीज अगर मैं ऐड कर लूं, देखिए अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, वहां कोई अभी तक हुकूमत ने इंडिकेशन नहीं दी कि कोई कोरोना इमरजेंसी है, कोई एक्स्ट्रा पीपीई जो होते हैं डॉक्टरों की प्रोटेक्शन के लिए, मास्क के लिए, कोई फील्ड हॉस्पिटल नए नहीं बनाए पंजाब हुकूमत ने किसी भी जिले में। लेकिन हमें कहा जाता है कि जी कोरोना बड़ा भयानक है, आप अपना जो जलसा है वो मुलतवी कर दें। जब तक हुकूमत ने पब्लिक पॉलिसी बनानी है, पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं बनानी। ये जो पब्लिक प्लेसेस की और मार्केट्स के हवाले से सर आप बात कर रहे हैं, इस पर तो गवर्नमेंट डे 1 से उसी स्टांस पर कायम है जो वज़ीर आज़म आज तक ये कहते हैं कि हम मार्केट्स बंद नहीं कर सकते क्योंकि अवाम का मौशी कत्ल हो जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तरफ चल रहे हैं, तो उधर तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि डायर नीड है, अगर वो भी बंद कर देंगे तो वो तो फिर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, वो कमाएंगे किधर से, रोटी किधर से खाएंगे। तो वहां पर तो गवर्नमेंट वो जस्टिफाई करती है। सर देखिए ना, हुकूमत ने एक पॉलिसी जजमेंट की है कि लोगों का रोजगार उनकी जानों से ज्यादा अहम है। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जिसमें कोई अगर तो रोजगार अहम है, जिस तरह मैंने कहा, अगर रोजगार अहम है तो फिर आइन के तहत बुनियादी हकूक भी उतने ही अहम है जितने लोगों का रोजगार है। अगर वो अहम नहीं है और रोजगार अहम नहीं है और जाने अहम है, तो फिर हुकूमत उस तरह के इंतजामी एक्शंस पूरे मुल्क में लागू करे, लॉकडाउन करे। दुनिया के तमाम मुअज़्ज़म मुल्कों ने दूसरी लहर में लॉकडाउन किया है, सवाए पाकिस्तान के और अमेरिका के। और अमेरिका में ऑलरेडी 2.5 लाख से अमवात तजावज कर चुकी हैं। हम अपने एक अल्लाह ताला के खास करम की वजह से मैं कह सकता हूं कि मोर्टेलिटी रेट हमारा अभी भी बाकी दुनिया से कम है। लेकिन हुकूमत कोरोना को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही, लेकिन पीडीएम को रोकने के लिए सारे इकदाम उठा रही है। तो इकदाम की तारीफ की जाती है बैनुल-अक़वामी दुनिया में। जी देखिए, ये तारीफ जो है वो बड़ी खोखली सी है। अगर लॉरेंस समर्स जो 25 साल पहले अमेरिका के वजीर खजाना थे, उनके एक ट्वीट के ऊपर हुकूमत का दारो मदार है, तो ये बहुत ही एक थिन उनको सपोर्ट है, वो तिनके के सहारे ढूंढ रहे हैं। वरना इंटरनेशनली पाकिस्तान में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे जेनेटिक मेकअप की वजह से, या जो जिस किस्म की इधर WHO की मदद से हमने मुख्तलिफ टीकों की कैंपेन्स की हैं, सफारती टीकों की, उसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ ज्यादा रही है और मोर्टेलिटी रेट कम रहा। यंग पॉपुलेशन है, उसका भी हमें फायदा हुआ। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हुकूमती इक़दामात आज के दिनों में, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोरोना के खिलाफ नजर नहीं आ रहे, सिर्फ पीडीएम के खिलाफ बयानात नजर आ रहे। मेरी सदा है ट्वीट और बाजार जो जिक्र कर रहे हैं जिस पीडीएम का और अपोजिशन के जिस मौक़िफ़ का, जो कि तमाम अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से किया जा रहा है कि हम अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं क्योंकि अवाम गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से तंग है। जबकि सर हालिया पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक अवाम की 51% जो तादाद है, जो मेजॉरिटी है, वो ये समझती है उनके सर्वे के मुताबिक कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो वाक़ईतन भारतीय बयानी को सपोर्ट करता है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। इसके साथ साथ अवाम की अक्सरियत इसी सर्वे के मुताबिक ये समझती है कि अपोजिशन की इस तहरीक से गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। साथ साथ ये भी अवाम की अक्सरियत समझती है कि पीडीएम की जमातें अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये तहरीक चला रही हैं। तो सर अगर इन 5 जलसों के बाद भी अवाम
अवाम की इस परसेप्शन को नहीं बदला जा सका, तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर का जलसा किस हद तक इस परसेप्शन को बदल देगा अवाम के? जी, हमने तो अवाम के हकूक की आवाज उठाई है। हमने ये आवाज उठाई है कि पिछले 16 महीने से पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा है, गरीबों के गले कट गए। हमने ये आवाज उठाई है कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी होनी चाहिए, और जो मिसाक पाकिस्तान पीडीएम ने 17 नवंबर को रिलीज किया था, उसमें यह भी लिखा है कि सियासत से एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा है। उसमें आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी इजहार राय और मीडिया की आजादी के दिफा की भी शिक शामिल है। ये वो हकूक हैं जो पाकिस्तानियों के लिए उतने ही अहम हैं जितनी उनकी रोजी रोटी, क्योंकि उससे उनके बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान तरक्की करने की बजाय पीछे जा रहा है। और अगर हम सर्वे की बुनियाद बना लें तो सर्वे तो हर किस्म के होते भी हैं, करवाए भी जाते हैं, कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ हुकूमत को पसंद आते हैं। हमारा तो ये देख लिया कि जहां भी हमने देखा कि गुजरांवाला में और मुल्तान में जहां हुकूमत से बराह रास्त मुखालिफ हम खड़े थे, अवाम का एक बहुत बड़ा अजीम उशान जमे गफीर जो है वो पीडीएम की बात सुनने आया। और पीडीएम में अहम बात यह है कि सिर्फ एक सूबे के लोग नहीं हैं, चारों सूबों के लोग हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग हैं, बलोचिस्तान के कौम परस्त है, मुख्तलिफ मजहबी मसालिक हैं, और वो सारे मुत्तहिद होकर अवाम की और आइन की अमलदारी की बात कर रहे हैं, जो सैंक्टिटी है हमारी डेमोक्रेसी की, उसकी बात करें। ये इटसेल्फ बहुत वैल्यूबल है। ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, नैब के हवाले से नैब काफ़ी मुतहर्रिक है, जहां पर नैब की कारकर्दगी पर सवाल हो रहे हैं, वहीं पर नैब मजीद भी कार्रवाइयां अपनी जारी रखे हुए है। अब जो इसहाक डार साहब का हालिया इंटरव्यू था, उसके बाद मजीद हुकूमत ये कह रही है कि उस इंटरव्यू की रोशनी में नैब को दोबारा कहा जाएगा कि अपनी तहकीकात मजीद तेज तर करें। और उस इंटरव्यू के बाद खासतौर पर नून लीग को हुकूमती हलकों की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किस हद तक मुश्किल फेस कर रही है नून लीग अब इस सारी ऑपोजिशन तहरीक में, खासतौर पर उस इंटरव्यू के बाद? ये जिस तरह लॉरेंस समर्स के बयान के तिनके ढूंढते हैं, ये सर्वे के तिनके ढूंढते हैं, ये इसहाक डार के इंटरव्यू के तिनके ढूंढते हैं, ये जो डूब रहा हो ना तिनके उसके काम नहीं आते। ये इतनी मर्जी बातें कर लें। हमने इसहाक डार साहब के खिलाफ इल्जामात हम अब अक्टूबर 2018 से सुन रहे हैं वज़रा की जानिब से। अभी तक सबूत का एक टुकड़ा ये अदालत में नहीं ला सके। तो ये बातें करते रहेंगे, गीदड़ भभकियां देते रहेंगे। असल तो इशू ये है, जिस तरह मैंने कहा, कि पाकिस्तान में इस हुकूमत की नालायकी और माफिया सरपरस्ती के बायस जो फूड इन्फ्लेशन है उसने अवाम का गला काट दिया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इन्हदाम हुआ है। वफाकियत और वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात है, उसका इन्हदाम हुआ है। पाकिस्तान की पार्लियामान बंद पड़ी है, और हुकूमत जो है वो बजाय कि चीजों को मैनेज करे, उनका वाहिद फोकस ये है कि वजीर आजम जो है वो तर्जुमानों की जो मीटिंग है वो लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि बजट डेफिसिट किधर जा रहा है, उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है वो नीचे जा रही है, और उन्हें बिल्कुल ही नहीं मालूम कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो मनफी हो गया है। तो उनको टीवी से पता चलता है कि रुपए की कीमत गिर गई, उनको टीवी से पता चलता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं। ऑपोजिशन की जानिब से डेफिनेटली खुर्रम दस्तगीर साहब, ऑपोजिशन की जानिब से गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से ऑपोजिशन की करप्शन को बार बार टारगेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन अच्छी तरह से गवर्न करती तो फिर अगला इलेक्शन वो जीत जाती। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान हो रहा है वो अवाम का हो रहा है। अगर गुर्बत की चक्की में पिस रही है तो अवाम पिस रही है, अगर कोरोना का शिकार हो रही है तो वो भी अवाम हो रही है। तो अब अवाम के स्टेक को मद्देनजर रखते हुए जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो हुकूमत कहती है कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, ऑपोजिशन कहती है कि हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम एतबार नहीं करते। तो मुज़ाकरात, आपके तवील सियासी करियर है, सियासी समझ बूझ आप रखते हैं, उसकी रोशनी में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, डेड एंड की तरफ ये सारा मामला जा रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा इन सब चीज़ों का? ये वो मीर ने कहा था कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हमने तो अतार से बात करनी है जिसके सबब बीमार हुए हैं। तो हुकूमत से बात हमने कहा है कि हम नहीं करेंगे, और हुकूमत ने बारहा जब भी गुफ्तगू की है, खुद नैब का मामला टेबल पर रखा है, और बाद में अपोजिशन को इल्जाम दिया है कि जी ये हम हमसे रियायत मांगते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हम हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। हम पार्लियामान का हिस्सा है, पार्लियामान की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें हमारे तमाम अरकान जा रहे हैं, कानून साजी में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत से हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम की आवाज मजबूती से और
याद रखें कि 5 जलसों में एक पत्ता भी नहीं टूटा 5 शहरों में पाकिस्तान के। तो पुरअमन जिद्दोजहद है वो जारी रहेगी आइन की सरबुलंदी के लिए और जो सियासी अमल है उसकी सैंक्टिटी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, इस सारे मामले पर आपने हमें ऑपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन, जहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपोजिशन, अदालतें, हुकूमत नैब की कार्रवाइयों पर सब सवाल उठा रहे हैं। एक जानिब से जानिबदारी तो दूसरी तरफ से सुस्त रफ्तारी की शिकायत हो रही है। ऑपोजिशन इंतकाम का इल्जाम लगाती है तो हुकूमत गिला करती है कि नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा, जबकि तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2.5 साल गुजर चुके हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में नैब को मजीद सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा, जहां नैब मुल्जिमान के खिलाफ एक से जायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस उमर बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुल्जिमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। व्हाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं, हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है। नैब को कानून के मातहत रहकर ही फराइज सर अंजाम देना है। बेंच में शामिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से ज्यादा रिमांड नहीं मिल सकता। नैब को मुल्जिम के 90 रोज के रिमांड का इख्तियार इसीलिए दिया गया है कि तहकीकात मुकम्मल की जाए। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? इन सवालात पर नैब की वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार ना किया जाए तो वो ताउन नहीं करते। लंदन में मौजूद एक अहम सियासी शख्सियत के खिलाफ 2-3 साल से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने सवाल उठाया कि नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार किस कानून में है। इस पर नैब की जानिब से जवाब दिया गया कि ज़िमनी रेफरेंस CRPC के ज़िमनी चालान के कानून के तहत किए जाते हैं। जस्टिस उमर बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब को अपने इख्तियारात को गैर जानिबदारी से इस्तेमाल करना है। इस केस की आइंदा समाअत जनवरी में होगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि नैब पर उठते सवालात तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया किस हद तक मुतासिर हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर नैब चेयरमैन नए रेफरेंस, नए इंक्वायरीज की मंजूरी देते हैं, जिनमें से ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ भी बड़ी तादाद में केसेस शामिल हैं, लेकिन इनका नतीजा नहीं निकल रहा। वज़ीर आज़म का वो वादा पूरा नहीं हो रहा जिसके मुताबिक लूटी हुई दौलत की वापसी होनी थी। इसीलिए गुज़श्ता महीने ही वज़ीर आज़म ने भी चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था कि करप्शन केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाओ। वज़ीर आज़म समेत तहरीक इंसाफ और हुकूमत के कई वज़रा बार बार गिला कर चुके हैं कि नैब की कमजोरियां हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इससे मुतमईन नहीं है, PTI के कारकुन भी इससे मुतमईन नहीं है कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। जो 2+2 के केसेस हैं वो भी क्लोजर की तरफ नहीं जा रहे। अकाउंटेबिलिटी में ना हमसे जो है वो पैसे रिकवर हुए हैं। वो एक जो नवाज शरीफ जो मेन एक्यूज थे वो जाके लंदन बैठ गए हैं। इमरान खान बहुत बड़े इम्तहान में आ गया है और इमरान खान जिस इम्तहान में आया है उसका नतीजा लोग देखना चाहते हैं। अगर हम लोगों को लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, एहतसाब का इतना बड़ा हमने जो झंडा उठाया उसका नतीजा हम कोई उनसे वसूली नहीं कर सके, तो कम से कम इन चोरों को जिन्होंने गरीब के लिए जिनके मुंह से नवाला छीना है एहतसाब के बारे में, वो दूसरी साइड पे कंप्रोमाइज़ हो रहा था या कम से कम नज़र ऐसा आता था। जो भी रिपोर्ट्स देखें, ये सिस्टम हमारा बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इतना मैनिपुलेटेड है, इतना इसको, और स्पेशली पंजाब में जहाँ पे कि उन्होंने एक चपरासी से लेकर और हाईएस्ट लेवल तक लोगों को भर्ती किया हुआ है। उनका एक पूरा सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसमें कि वो हर चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। बड़े बड़े मुल्ज़मान की ज़मानतें हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियां हैं, ये भी डिस्कशन हुई है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर नैब को गौर करना चाहिए। और नैब बाज़ सरकारी अफसरान को हरासां करना, एक आप देखें ना, खौफ की अलामत मुल्क में क्रिएट की गई है। इकनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तक कितनी लूटी हुई दौलत रिकवर कर ली गई,
कितने केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से हुकूमत को नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया। नैब को रोजाना की बुनियादों पर केसेस सुनने का हुक्म भी दिया गया, लेकिन इन तमाम तर इकदाम के बावजूद अब तक कोई ठोस पेशरफ नजर नहीं आ रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उठने वाले सवालात नैब की साख को मजीद मुतासिर करेंगे और अपोजिशन की जानिब से लगने वाले इल्जामात को और तकवीयत मिलेगी। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में 19 साला जंग के खात्मे का ख्वाब दिन ब दिन शर्मिंदा ताबीर होने के करीब होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज इसी अहम मिशन से मुतालिक इंतहाई अहम पेशरफ्त भी सामने आई जब अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान एक इब्तदाई तहरीरी मुआहिदा हो गया। ये फ़रीक़ैन के दरमियान 19 साला जंग के दौरान पहला तहरीरी मुआहिदा हुआ है। अफगान हुकूमत और तालिबान ने तस्दीक की है कि उन्होंने इस मुआहिदे के तहत मुस्तक़बिल में होने वाले मुज़ाकरात का एजेंडा तैयार करने के लिए मुश्तरका वर्किंग कमेटी कायम की है, जिसने आइंदा के लाहेमल तय करने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है। इस बयान के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अपनी हकीकी कोशिशों को जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहिदे में आइंदा के मुज़ाकरात, जिसमें मुस्तक़बिल का सियासी नक्शा और जामे सीज़ फायर जैसे ऑप्शन शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ की पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए अफगान मसालती अमल के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्म खलीलज़ाद ने ट्वीट में कहा कि फ़रीक़ैन ने 3 सफ़ात के मुआहिदे पर इत्तेफाक किया, जिसमें सियासी रोडमैप और जामे सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात के हवाले से तरीक़ाकार और कवायद ज़वाबित मौजूद हैं। ज़िल्म खलीलज़ाद ने मज़ीद कहा कि मुआहिदे से ज़ाहिर होता है कि मुज़ाकराती फ़रीक़ैन मुश्किल मसाइल पर भी इत्तेफाक कर सकते हैं। ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में होने वाली अमरीकी इंतखाबात के बाद अफगान अमल से मुतालिक कई सवालात ने जन्म लिया है और सबसे अहम सवाल यही था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद क्या अफगानिस्तान में देरपा अमन से मुतालिक अफगान हुकूमत और तालिबान में अमन मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकेंगे या फिर नहीं। अमरीका और तालिबान के दरमियान फरवरी में होने वाले मुआहिदे के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज को मई 2021 तक अफगानिस्तान से निकलना होगा, जबकि इसके बदले तालिबान की तरफ से हमले ना करने की जमानत दी गई है। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस से निकलने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करके घर जाना चाहते हैं। अमरीकी सदर तनकीद के बावजूद अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के लिए जल्दी में नजर आते हैं और कह चुके हैं कि वो अमरीका की तवील तरीन जंग का खात्मा करते हुए क्रिसमस तक तमाम अमरीकी फौजियों को वापस मुल्क में देखना चाहते हैं। इसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने जनवरी तक अफगानिस्तान से मजीद 2000 फौजियों के इनखला का ऐलान किया था, ताहम 2500 अहलकार इसके बाद भी वहां तैनात रहेंगे। 2 रोज कबल जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा हेको मैस ने नेटो को फौजियों के कबल वक्त इनखला के हवाले से खबरदार भी किया था। गुज़श्ता सितंबर में दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में बातचीत का आगाज हुआ था, लेकिन कुछ इख्तलाफात की वजह से फ़रीक़ैन में किसी तरीक़े कार पर इत्तेफाक नहीं हो पाया था। अब तवक्को की जा रही है कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात का अंदाजा करना मुश्किल है कि अगले दौर के मुज़ाकरात में वक्त कितना लगेगा। याद रहे कि अफगान अमल में पाकिस्तानी किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को टेबल पर लाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा किया है। हालिया मुआहिदा पाकिस्तान के लिए भी कितना अहम है और क्या ये मुआहिदा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पहला लेकिन सबसे बड़ा कदम है? तफसीली बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और अफगान अमूर के माहिर रहीम उल्लाह यूसुफ ज़ई साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अफगान तालिबान अमन मुआहिदे के हवाले से जो इब्तदाई तहरीरी मुआहिदे के तौर पर अहम पेशरफ्त सामने आई है, वे फॉरवर्ड कैसा देख रहे हैं इसको आप? मुस्तकबिल में इस अमन मुआहिदे के हवाले से देरपा अमन के खदोखाल इस मुआहिदे के तहत कैसे देख रहे हैं सर आप? देखें, ये इब्तदाई बातचीत और ये कोड ऑफ कंडक्ट या इसको आप बेसिक फ्रेमवर्क समझ लें, ये तकरीबन 2.5 महीने में इसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अभी ये अगला मरहला कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो एजेंडे के ऊपर बात होगी, जो अहम इश्यूज़ हैं, आइन में तरामीम हैं, या कोई वहाँ पे निगरान हुकूमत बनती है, या फिर वहाँ पे जंगबंदी, उसके ऊपर बातचीत होगी। तो वो बड़े मुश्किल एक मराहल होंगे
और मेरे ख्याल में उसके ऊपर जल्दी कोई इत्तेफाक राय भी नहीं होगा। लेकिन देखें, ये भी एक कामयाबी है कि कम से कम इतनी पेशरफ्त तो हो गई है कि ये बातचीत करना चाह रहे हैं, आइंदा भी करेंगे और कैसे करेंगे। ये जो अभी फैसला हुआ इसमें यह है कि बातचीत कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, इस तरह के मामलात हैं। तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपने भी अपनी इस गुफ्तगू में जंग बंदी के अहम एलिमेंट का जिक्र किया है। अब जो ट्रस्ट डेफिसिट फ़रीक़ैन के दरमियान पाया जाता रहा है इस तवील जंग के बाद, उसमें जंग का जो जंग बंदी का उनसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पॉयलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब फरवरी के अहम माहिदे के बाद भी यही देखा जा रहा था कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर हमले ना किए जाएँ, और तारीख तक ये देखा गया है कि मुख्तलिफ हमलों के जिम्मेदार करार दिया जाता रहा है, इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। अब इन स्पॉयलर्स के होते हुए आप इस माहिदे को मजीद आगे बढ़ता हुआ कैसा देखेंगे? देखिए, वो जो जंगबंदी हुई थी वो अमेरिका और तालिबान की हुई थी जी। और 29 फरवरी को जो माहिदा हुआ दोहा में, उसमें अफगान हुकूमत शामिल नहीं थी, उनसे कोई जंगबंदी नहीं हुई। तालिबान यही कहते हैं कि अब जब मुज़ाकरात होंगे बाज़ाब्ता और बाकायदा, तो उसमें फिर जंगबंदी की बात होगी। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकियों को भी पता है कि तालिबान और अफगान हुकूमत का कोई जंगबंदी का माहिदा नहीं हुआ, इसलिए तालिबान ने भी बढ़ चढ़ कर हमले किए। अमेरिका ने भी तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी की। जब भी तालिबान ने अफगान हुकूमत के ऊपर हमला किया, अफगान हुकूमत ने भी कुछ बड़ी फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि या तो हमले जो हैं उसमें कमी आए, और शायद तालिबान इसके लिए आगे जाकर तैयार होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो जंगबंदी के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि उनको कुछ हाथ आए, ख़ास तौर पे आइन में तरामीम, इस्लामी निज़ाम के हवाले से, या जो निगरान हुकूमत का उनका मुतालबा है, उसके बाद ही मेरे ख्याल में वो जंगबंदी करेंगे। ठीक है रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, इसमें जो दूसरा एक एलिमेंट है जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो इसकी गैर यकीनी सूरत हाल पर सवालात उठाए जा रहे थे, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि क्रिसमस तक वो फ़ौजियों को अपने मुल्क में देखना चाहते हैं, जिस पर एक और बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान पर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने गुज़श्ता सदूर की रवायत को तर्क किया है। जिस तरह से बुश ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में फ़ौजी दस्ते वापस बुलाने या बढ़ाने के हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं किया था, उन्होंने ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ा। इसी तरह से ओबामा ने अपने इक़्तिदार के इख्तिताम पर सीरिया में कुर्दों के हवाले से कोई अहम फैसला नहीं किया था, उन्होंने ट्रंप पर छोड़ा। तो ट्रंप ने जो ये फैसला कुन कदम उठाया है, जो ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं, ये अमन मुआहिदे के हवाले से सिंसेरिटी है या बाइडेन इंतजामिया के लिए कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया? देखिए, ट्रंप एक रवायती सदर नहीं थे, वो ज़रा मुख्तलिफ थे और मुख्तलिफ फ़ैसले करते थे। वो अचानक कोई फ़ैसला कर देते थे, और फिर उन्होंने अपनी 2016 की इंतखाबी कैंपेन में वादा भी किया था कि ये जो बेकार की जंगें हैं, रिडिकुलस वॉर्स, फॉरएवर वॉर्स, मैंने इनसे निकलना है। तो वो अपने वादे को भी पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था, वो क्रिसमस तक अपनी सारी फ़ौज को वापस नहीं बुला सके। वो तो अभी जनवरी में जब 20 तारीख को उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, उससे तकरीबन 5 दिन पहले 15 जनवरी तक अपने ये 2500 फौजी निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल में मुकम्मल वापसी तो नहीं होगी। इसके अलावा अमेरिकी फ़ौज के अलावा जो उनके नेटो के इत्तेहादी हैं, उनके भी फ़ौजी हैं। तो इन सब को मई तक निकलना है, 14 महीने में, जिस तरह दोहा माहिदे में कहा गया है। लेकिन ये है कि वाकई ट्रंप चाहेंगे कि जो बाइडेन के लिए मुश्किलात पैदा हों, और जो बाइडेन पे तुले हुए हैं वो कह रहे हैं कि कुछ जो फैसले ट्रंप ने किए मैं उनसे जान छुड़ाऊंगा। जिस तरह वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो वो एक तहरीक है पेरिस में, वो उसमें वापस अमेरिका को ले आएंगे। ईरान से जो मुआहिदा ट्रंप ने ख़त्म किया उसके ऊपर फिर से बातचीत करना चाहेंगे। तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बाइडेन कह चुके हैं कि वो चाहेंगे कि तालिबान जो हैं अपने हमले कम करें, जंगबंदी करें। वो ये भी चाहेंगे कि कुछ अमेरिकी फ़ौज कुछ अरसे के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में रखे।
तो क्या तालिबान ये मान लेंगे? मेरे ख्याल में इसके लिए फिर से उनको बातचीत करनी पड़ेगी। यकीनन रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रोशनी डाली है। यहाँ पर ये भी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो इस पूरे पीस प्रोसेस में किरदार रहा है उसको डेफिनेटली अमेरिका की जानिब से भी सराहा गया है। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो हाल ही में दौरा काबुल किया उसमें भी ये अफगान हुकूमत की जानिब से भी सराहा गया है। अब मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में? क्या अब जो ये सारे मुसल्लह काविशें हैं, क्या अब ये इक्तिसादी काविशों की जानिब जाते हुए देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में इस रीजन में, ताकि जो कॉरिडोर की बातें हो रही हैं, ट्रेड की बातें हो रही हैं, उनको किसी हद तक अंजाम तक पहुंचाया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अमन का प्रोसेस है इसमें पाकिस्तान का रोल आइंदा भी रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में। सामने आकर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन 3-4 मुल्क हैं जो इसमें सालिसी कर रहे हैं या वो सहूलतकार हैं। इसमें कतर है, पाकिस्तान है और अमेरिका है। इसके अलावा चीन का भी कुछ रोल बनता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हमने ये देखा है कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, दहशतगर्दी या इसके हवाले से, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताउन बहुत कम रहा है, ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान ने नई कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म अफगानिस्तान गए। ये फैसला भी हुआ था कि 15 दिसंबर से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खुफिया इदारे हैं, NDS और ISI, वो मिलकर काम करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। अब देखना ये ज़रा बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर अमल दरामद करना, क्योंकि एतमाद का फुकदान है। इस तरह का पहले भी एक फैसला हो चुका था 2011 में, और फिर अफगान हुकूमत पीछे हट गई थी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर पेशरफ ज़रा मुश्किल है। लेकिन नॉन सिक्योरिटी, आपने जिक्र किया तजारत का, पीपल टू पीपल का, ट्रांजिट ट्रेड है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में पेशरफ्त हो रही है और मजीद भी होगी। ठीक है, नॉन सिक्योरिटी इश्यूज पर जिसमें इक्तिसादी मामलात सामने आ रहे हैं उस पर पेशरफ्त आपके मुताबिक हो रही भी है और आइंदा भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, इस सारे मामले पर आप हमें अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।